हाय फ्रेंड्स। मूवी स्टार्ट होती है और हम 1980 क्रिस्टल लेक कैंप को देखते हैं। यहाँ पर एक औरत ने पागल होकर सारे कैंपर्स को मार दिया बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि उसने समझा कि शायद उसके बेटे को उन्होंने डुबो दिया। लेकिन असल में जेसन मरा नहीं था। उसकी माँ को नहीं आइडिया था इस चीज़ का, और वो पागल हो जाती है और सबको बहुत बुरी तरीके से मार देती है। उसका बेटा मेंटली रिटार्डेड था, जिसकी वजह से वो उसके साथ और ज़्यादा अटैच थी। अब यहाँ पे आखिरी लड़की जो सर्वाइवर बची थी, उसने अपनी जान बचाने के लिए उसके ऊपर स्वॉर्ड चलाई, जिससे उसका सर धड़ से अलग हो गया और वो अपने आप जान बचा के यहाँ से भाग गई। लेकिन जेसन जिंदा था। वो वापस आया और अपनी माँ को मरा हुआ देखकर वो बहुत ज़्यादा पागल हो गया गुस्से में। अब उसने सोच लिया था कि यहाँ पर जो आएगा वो उसको बहुत बुरी तरीके से मार देगा, वैसे ही जैसे उसकी माँ के साथ हुआ। अब हम प्रेजेंट डे क्रिस्टल लेक देखते हैं। अब ये लेजेंड बन चुका था कि जेसन था या नहीं। अब यहाँ पे कुछ दोस्त आए हुए थे ट्रैवलिंग के लिए, घूमने के लिए, और यहाँ पर वो कैंप लगाने लगते हैं क्रिस्टल लेक की तरफ, क्योंकि उनको यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए थे और बहुत ज़्यादा पार्टी करने वाले थे। यहाँ पे उन्होंने अपना कैंप सेटअप करना था, क्योंकि वो जानते थे जेसन की स्टोरी को, और वो इसको सिर्फ एक मजाक में ले रहे थे, एक कहानी की तरह। अब यहाँ पर रात होने वाली थी। इनका टाइम लेट हो रहा था। इनको था कि हम फ़ौरन कैंप सेट कर दें, और जैसे ही रात होती है वो कैंप सेट करके वहाँ फायर प्लेस चलाकर बैठ जाते हैं बातें करने के लिए। वो एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं कि आगे हमने क्या करना है और कितने दिन यहाँ पे रहना है। लेकिन एक दोस्त, जिसको सारी स्टोरी पता थी जेसन की, वो सबको कहानी सुनाने लगता है। वो कहता है यहाँ पर एक औरत पागल होकर सब लोगों को मार चुकी है। उसका बेटा था जेसन। लोग कहते हैं कि जेसन वापस आ गया और वो यहीं पर हॉन्ट करता है क्रिस्टल लेक के कैंप को। उसके बाद यहाँ पर दोबारा कोई नहीं आया। हम लोग तो पागल है ना, यहाँ पर आ गए हैं, क्योंकि जेसन का खौफ लोगों के दिल में अभी भी जिंदा है। इस टाउन के लोग इस साइड पर कभी भी नहीं आते, ना जेसन के घर को और स्कैम को डिस्टर्ब करते हैं। हमें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। अगर आ गए हैं तो कल तक निकल जाते हैं, क्योंकि ज़रूरी है कि अभी कहीं फंसे प्रॉब्लम में। लेकिन बाकी दोस्त उसकी बात को सीरियसली नहीं लेते। वो कहते हैं कि जेसन की सिर्फ एक कहानी है और असल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और अगर होगा भी तो कोई मर्ज खप किया होगा, वो कौन सा अभी तक जिंदा होगा। अब दो दो साइड पर जाते हैं बात करने के लिए। उसकी माँ बहुत बीमार थी और वो अपनी फ्रेंड से इसके बारे में डिस्कस कर रही थी, और एक लड़का वॉशरूम करने के लिए वुड साइड पे चला जाता है। लेकिन वहाँ पर उसके साथ कुछ बहुत अजीब होता है। वहाँ पर जेसन आ जाता है, वही जेसन जिसके बारे में वो कहानी सुना रहा था, और उसके हाथ में एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड थी, जिसने उसने बहुत बुरी तरीके से उस लड़के को मार दिया। अब दो दोस्त जो घूमते हुए वॉक कर रहे थे, वो कैंप साइड चले जाते हैं क्रिस्टल लेक की, और वहाँ पर सारे कैंप्स खाली पड़े होते हैं। वो एक एक करके सारे कैंप जाते हैं, लेकिन गलती से वो एक गलत जगह पे चले गए थे, जो कि घर था जेसन का। वो जैसे ही इस घर में जाते हैं, पुराने बर्तन, पुराना सब सामान देखकर बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो रहे थे। वो कह रहे थे ये तो हमारे पैदा होने से भी पहले की जगह है। वहाँ पुराने पियानो, पुराने टूटे-फूटे खिलौने, साइकिल, यानी ये घर जेसन का था। इनको आइडिया हो जाता है कि ये घर किसी बच्चे का था, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का बहुत सामान पड़ा होता है। अब वो एक रूम में जाते हैं जो कि वाक़ई ही जेसन का था। अब इनको कन्फर्म हो गया था कि वो स्टोरी काफ़ी हद तक तो सच है, क्योंकि अगर ये कहानी सच ना होती तो जेसन का बेड इस घर में मौजूद ना होता। और यहाँ पर उसके खिलौने देखते हैं। लड़की उसको कहती है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी हो सकती है, शायद कोई होमलेस आदमी यहाँ रहता हो। लेकिन वो लड़के को बहुत शौक था घूमने का। और दूसरी साइड पे कैंप साइड पे एक-एक करके सारे दोस्तों को जेसन बहुत बुरी तरीके से मार देता है। एक लड़के को तो बहुत बुरी तरीके से मार चुका था। दूसरा दोस्त उसको ढूँढता हुआ आता है, तो वो अपने दोस्त की लाश देखकर भाग जाता है कैंप पे। अब यहाँ पर उसकी दोस्त भी अंदर होती है। वो अपने टेंट में थी और यहाँ उसको आवाज़ आती है। तो वो देखता है कि उसकी दोस्त को किसी ने जला दिया, जेसन ने ही ऑफ कोर्स। और यहाँ उस लड़के का पाँव ट्रैप में फँस गया और वो बहुत तड़पता रहा। वो अपनी दोस्त को जलता हुआ देखता रहा, लेकिन उसकी जान नहीं बचा सका। जेसन ने ये सारा कुछ ऐसे ही प्लान कर लिया था। अब वो बहुत चीख-चिल्ला रहा था कि मेरी कोई मदद करो, मुझे इसमें से निकालो। और वो 2 दोस्त उस घर में घूम रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ पे कुछ बहुत ही अजीब होने वाला है। वॉशरूम में उसने अपनी माँ का एक श्राइन बनाया हुआ था। वहाँ कैंडल जलाई हुई थी और अपनी माँ के उसी कटे हुए सर को सँभाल के रखा हुआ था। यानी जेसन एक मेंटली तौर पे बिल्कुल ही रिटार्ड था, पागल था, अपनी माँ के सर की पूजा कर रहा था। अब यहाँ पर ये सारे दोस्त अपने आप को भगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जेसन वहाँ पे आ जाता है। वो उस लड़के के पाँव पे बहुत दफ़ा छुरी मारता है, जिससे उसका पाँव इंजर्ड हो जाता है, और एंड पे वो ज़मीन से उसको पकड़ लेता है अंदर। अब यहाँ वो लड़का उस लड़की को कहता है तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जान बचाओ, और वो लड़की ऐसे ही करती है। जेसन को देखकर तो वो खौफ़ज़दा हो गए थे। इतना बड़ा और इतना जायंट आदमी, जो कि बहुत ही खौफ़नाक लग रहा था।
वो लड़की कैंप से भागती है, ताकि जाके अपने दोस्तों को बता सके और यहाँ से निकल सके। लेकिन जैसे ही वो अपने कैंप्स के पास पहुँचती है, वो अपने दोस्तों को मरा हुआ पाती है। एक दोस्त को तो आग लग चुकी थी और एक तड़प रहा था। वो जाती है और उसका पाँव निकालने की बहुत कोशिश करती है उस ट्रैप से, लेकिन उसका पाँव निकलने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन इतने में ही जेसन उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच चुका था। वो लड़की का अपने उस लड़की को कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम मुझे नहीं बचा सकती, मेरा पाँव बहुत बुरी तरीके से फंसा है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है, मैं तुम्हें बचाऊंगी, और इतने में ही जेसन उसके सर में तलवार मार के उसको मार देता है और उस लड़की को भी पकड़ के ले जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दोबारा क्या हुआ 8 हफ्ते बाद। अब यहाँ पर उसी लड़की का भाई इसको ढूंढ रहा होता है और यहाँ पे कुछ दोस्त दोबारा कैंपिंग के लिए क्रिस्टल लेक आते हैं। और यहाँ पे रास्ते में गैस स्टेशन रुककर अपना कुछ सामान ले रहे थे, ताकि वो एक लड़का जो बहुत अमीर बाप का बेटा होता है, उसका घर क्रिस्टल लेक के पास था। और यहाँ पर वो अपने दोस्तों को कहता है, तुम लोग ग्रॉसरी वगैरह कर लो और फिर हम अपने घर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लड़के को देखता है जिसकी बहन मिसिंग थी, वो वही लड़की थी जो कैंप पे मिसिंग हुई थी। और वो उसको कह रहा होता है, सबसे पूछ रहा होता है कि आपने मेरी बहन को देखा, वो यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ आई थी। लेकिन किसी ने भी उसको नहीं देखा था और वो कहते हैं अगर होगी भी तो दोबारा कहाँ मिलेगी, शायद भाग गई हो या मर गई हो। हर कोई अजीब तरीके की उससे बातें कर रहा था, जिसकी वजह से वो और अपसेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वो लड़की जो इन ग्रुप के साथ थी, उसको बहुत बुरा लगता है। वो कहता है तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। और यहाँ पे इनकी बहस होती है और वो अपनी बाइक पे निकल जाता है और ये अपनी गाड़ी पे। वो अपनी बहन को ढूंढने में मसरूफ था और ये लोग इंजॉय करने के लिए। अब जैसे ही वो जा रहा होता है, हर जगह रास्ते पे रुकते हुए अपनी बहन की तस्वीर सबको दिखा रहा था। और यहाँ पर ये लोग उस घर में पहुँच जाते हैं, जो कि उनके बड़े रिच फ्रेंड का था, जो कि बहुत ही खूबसूरत था क्रिस्टल लेक के किनारे। अब यहाँ पर इनको प्लान था कि हम बहुत एंजॉय करेंगे, लेकिन वो लड़का बार-बार इनको कहता है कि मेरा घर गंदा मत करना, ये हमारी बहुत ही एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। और जैसे ही वो लोग घर के अंदर आते हैं, वो घर बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ही शानदार। लेकिन वो कहता है कि हर चीज़ की एहतियात करनी, कोई चीज़ ख़राब ना हो मेरे घर में। वो बहुत ही ज़्यादा रूड था और यहाँ उसकी फ्रेंड वो कहती है, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी, तो हमें लाए ही क्यों? और यहाँ पे वो लड़का हर जगह जाते हुए अपनी बहन की तस्वीर दिखा रहा था कि प्लीज़ मेरी बहन का बता दो। वो ऐसी नहीं है कि हमें छोड़ दे। मेरी मदर की डेथ हो गई है और मैं अपनी बहन को ढूँढ रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ़ वही बची है। लेकिन यहाँ पे एक बूढ़ी औरत उसको कहती है कि तुम्हारी बहन नहीं बची होगी, यकीन करो मेरा। और वो अपनी बहन की फिर से ढूँढने के लिए निकल जाता है, उसकी बात पे इतना नोट नहीं करता। अब यहाँ ये सारे दोस्त घर में एंजॉय कर रहे होते हैं। इनको किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर क्या हुआ और यहाँ की क्या स्टोरी है। वो तो सिर्फ़ एंजॉय करने आए थे। वो भी इन लोगों की तरह इस बात को सीरियसली नहीं ले रहे थे कि जेसन की क्या कहानी है। और यहाँ पे ये लड़की अपने दोस्त के साथ गाड़ी में सामान निकाल रही होती है और कहती है कि अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा था तो हमें यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था। और यहाँ पर 2 दोस्त आते हैं जो उन्होंने घूमने के लिए जाना था क्रिस्टल लेक पर। और यहाँ जो रिच लड़का होता है वो अपनी फ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए उसको गाड़ी दे देता है और कहता है जाओ घूमो फिरो। अब यहाँ पर वो लड़का आता है, उसको नहीं पता था कि ये घर में इन्हीं ग्रुप का है। वो आके अपनी बहन की तस्वीर दिखाता है और वो लड़की कहती है अंदर आओ, मैं तुम्हें बोतल वगैरह पिलाती हूँ, बहुत गर्मी है बाहर। और जैसे ही वो घर के अंदर आता है, उसके सारे दोस्त बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि वो रिच लड़की की इससे लड़ाई हो चुकी है और हमें इससे पंगा नहीं लेना। वो अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है, तुमने इसको अंदर क्यों बुला लिया, इसको जाने दो। वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है, बहुत मसरूफ़ है, हमें इसका टाइम नहीं लेना चाहिए। और यहाँ वो लड़की कहती है ठीक है, मैं इसको बाहर छोड़ कर आती हूँ, क्योंकि उसको आइडिया हो गया था कि उसके फ्रेंड्स बहुत रूड हो रहे हैं उसके साथ। वो उसको बाहर छोड़ने आती है और देखती है कि वो अपनी बाइक पर था। वो कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, मैं भी बोर हो रही हूँ। और यहाँ जेसन अपना आतंक मचा रखा था, उसने एक लड़के को गिराज में मार दिया बहुत बुरी तरीके से और वहाँ मौजूद मास्क पहन लिया, क्योंकि अब उसको अपना मुंह कवर करने के लिए कुछ तो चाहिए था। उसके पास बहुत ज़्यादा टारगेट थे मारने के लिए। अब यहाँ ये 2 दोस्त जो गाड़ी लेकर क्रिस्टल लेक पर आए थे एन्जॉय करने के लिए, बोटिंग के लिए, और यहाँ पर ये दोनों उसकी बहन को ढूँढने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर उनको एक जीपीआरएस पुराना पड़ा हुआ मिलता है, जो ज़रूरी पिछले किसी ग्रुप का ही होगा। वो अपने बैग में रख लेता है और यहाँ से आगे निकल जाते हैं ये लोग ढूँढने के लिए। अब वहाँ घर में उसके दोस्त बहुत उदास थे कि हमारी फ्रेंड हमें छोड़कर चली गई है, लेकिन फिर भी वो एन्जॉय कर रहे होते हैं और इस चीज़ को इतना सीरियसली नहीं ले रहे थे। उसको गुस्सा तो था, लेकिन वो शो नहीं करा था। और ये दोनों दोस्त जो बोट पे बहुत एंजॉय कर रहे थे, यहाँ जेसन इन पे बो और एरो से अटैक कर देता है। पहले तो वो उस लड़के को मारता है और बाद में उस लड़की को भी पकड़ लेता है। वो लड़की जेसन को देखती है तो बहुत डर जाती है, वो उसे भागने की बहुत कोशिश करती है और यहाँ पर वो उनको देख के एंजॉय कर रहा था कि मैं इनको कैसे मारूंगा। और वो दोनों जो उसकी बहन को ढूंढ रहे होते हैं, वो क्रिस्टल लैब के कैंप पे पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो इस कैंप साइट पे पहुंचते हैं, उसको वीरान देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि किसी जगह पर कोई इंसान का नामो निशान भी नहीं था, सारे कैंप खाली थे और यहाँ उनकी आखिरी दोस्त भी मारी गई।
अब ये लोग कैंप साइट पे ही थे, सारा इधर-उधर ढूँढ रहे थे कि शायद हमें उसकी बहन की कोई चीज़ मिल जाए, जिससे हमें आइडिया हो कि वो यहाँ पे आई तो नहीं थी। और यहाँ जेसन वापस आ जाता है क्योंकि यहीं पर तो जेसन का घर था और ये कैंप के नीचे छुप जाते हैं और वहाँ पे जेसन लाकर एक डेड बॉडी को फेंकता है, जो ऑफ कोर्स उस लड़की के फ्रेंड की थी। वो देखती है और बहुत रोने लगती है, लेकिन अपना मुँह कवर करके रखती है ताकि वो पकड़ी ना जाए। और जेसन को जैसे ही वो बैग देखती है उस लड़के का, उसको आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कोई आया था। वो यहाँ की लाइट्स वगैरह ऑन करता है और इधर-उधर ढूँढने लगता है कि यहाँ पर कोई आया तो नहीं उसी ग्रुप में से, क्योंकि उसने यहाँ पर एक ऐसा राज़ छुपाया हुआ था, जिसको वो अभी किसी को दिखाना नहीं चाहता था। अब यहाँ पे कैंप साइट से ही लोग भागने लगते हैं क्योंकि इनको आइडिया हो गया था कि हमें यहाँ से भागना होगा। और यहाँ पर इस कैंप के नीचे, यानी ज़मीन के नीचे, हम एक लड़की को देखते हैं। ये वही लड़की थी जिसको उसने पकड़ के रखा हुआ था, क्योंकि इसकी शक्ल जेसन की मदर की तरह थी। ये उसी की बहन थी जिसको ढूँढने के लिए वो यहाँ पे आया था। वो बहुत चिल्लाती है नीचे से जब आवाज़ सुनती है ऊपर से किसी के भागने की, लेकिन उसकी आवाज़ ऊपर तक नहीं जा रही थी। उसको आइडिया हो गया था कि जेसन ने फिर किसी को मारा है और जेसन को वहाँ देखकर वो बहुत खौफ़ज़दा थी। जेसन ने उसके ही भाई का बैग लाके वहाँ फेंक दिया, क्योंकि उसको तो आइडिया था ही नहीं कि उसके भाई का बैग हो सकता है। ना उस लड़की को आइडिया था कि उसका भाई वहाँ पे आ सकता है। वो जेसन को बहुत काम करती है कि तुम आराम से बैठ जाओ, प्लीज़ गुस्सा मत करो। और वो जब बैग खोलती है तो वहाँ पे अपने पोस्टर्स देख के हैरान हो जाती है। उसको आइडिया हो गया कि उसका भाई उसको ढूँढने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है। और उसका भाई और वो लड़की भागते हैं ताकि जाके बाकी दोस्तों को इस बारे में इन्फॉर्म कर सके। और वो लड़की जैसे ही कोई चीज़ बैग से निकाल के अपने लॉक को खोलने लगती है ताकि वो यहाँ से निकले और अपने भाई की जान बचाए, क्योंकि वो उसको मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। वो चाहती थी कि अब उसका भाई बच जाए और वैसे ही करती है। वो लॉक खोलती है और वहाँ से भाग जाती है। वो उस जगह से निकलने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन अब उसको अपने भाई को ढूँढना था ताकि वो अपने भाई को बचा सके। और वहाँ घर में उसके सारे फ्रेंड्स एन्जॉय कर रहे थे। उनको तो आइडिया ही नहीं था कि बाहर क्या तूफ़ान मच रहा है। वो लोग घर के अंदर एन्जॉय कर रहे थे, म्यूज़िक लगा के इधर-उधर गेम्स खेल रहे थे। उनको कोई आइडिया नहीं था कि उनके सर पर कौन-सी तूफ़ान आने वाला है। और यहाँ पर वो लड़की भी भाग जाती है और यहाँ पर एक लड़का जो जापानीज़ था, उसने एक गलती से चीज़ तोड़ दी, जिसको रिपेयर करने के लिए वो बाहर आया, गैराज की साइड पर। और वो लड़की घर पहुँच जाती है अपने फ्रेंड के साथ। वो कहती है कि तुम लोगों को नहीं पता बाहर कौन है? वो जेसन है, सबको मार देगा। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, जेसन उस लड़के को मार देता है। और इनको कुछ आइडिया नहीं होता कि इनका दोस्त जो गैराज की तरफ गया था, वो मर चुका है। और जेसन का अब ये काम शुरू हुआ था। उसको पता था कि उसको क्या करना है, इसको सारे कैंपर्स को बहुत बुरी तरीके से मारना है। वो उसकी बहन को दोबारा वहाँ से ले जाता है, ताकि वो सबको इन्फॉर्म ना कर सके और जाके कहीं छुपा देता है, क्योंकि अब उसने इन लोगों को मारना था बहुत बुरी तरीके से। उसका खेल शुरू हो चुका था। ये लोग फ़ोन करते हैं, लेकिन इनकी फ़ोन लाइन्स भी कट चुकी थी और इनकी लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, क्योंकि जेसन ने हर चीज़ काट दी थी। वो जानता था इस घर में कुछ लोग हैं जिनको मैंने मारना है और इनको मैंने ज़िंदा नहीं छोड़ना। अब वो यहाँ प्लान कर रहे होते हैं कि हम क्या करें, लेकिन एक दोस्त पहले पुलिस को फ़ोन कर चुका था। अब इनका एक दोस्त जो कि ब्लैक था, वो अपने जापानीज़ फ्रेंड को ढूँढने के लिए बाहर निकलता है। उसको आइडिया नहीं था कि जेसन वहाँ पे मौजूद होगा और जेसन जैसे ही उसके ऊपर एक एक्स फेंकता है, वो ज़मीन पे गिर जाता है और चिल्लाने लगता है कि मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। अब घर में मौजूद बाकी लोगों को आइडिया हो गया था कि बाहर जेसन है, लेकिन वो फिर भी खौफ के मारे बाहर जाने को तैयार नहीं थे। इनको आइडिया हो गया था कि वो कितना खतरनाक है और इसको एज़ अ बेट यूज़ करा है ताकि हम लोग बाहर जाएँ और वो हमें भी मार दे। लेकिन वो दरवाज़े बंद करके घर में बैठे हुए थे और जेसन ने उस दोस्त को भी मार दिया बहुत बुरी तरीके से। अब ये 3 दोस्त अंदर बचे थे और एक लड़की थी जो अंदर ही घूम रही थी और जेसन इस घर के ऊपर मौजूद था, क्योंकि वो जानता था कि इस घर के अंदर कुछ लोग हैं जिनको मैंने मारना है। ये वैसे ही लोग हैं जैसे पहले आए थे जिन्होंने मेरी माँ को मारा था। अब वो उस लड़की को भी मार देता है जो ऊपर जाती है बहुत बुरी तरीके से। अब नीचे सिर्फ़ 3 दोस्त ही बचे थे। अब उनको अपनी जान बचानी थी जेसन से। वो इधर-उधर भाग रहे थे, इतने में ही उनको पुलिस का सायरन सुनाई देता है। उनको आइडिया हो गया था कि पुलिस की गाड़ी बाहर आ चुकी है और जैसे ही पुलिस गाड़ी से निकल के दरवाजे की तरफ आते हैं, जेसन ऊपर से छलांग मार के उसको बहुत बुरी तरीके से मार देते हैं। अब इनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। इनको उम्मीद थी पुलिस से, लेकिन जेसन उसको भी मार चुका था। अब ये लोगों को अपनी मदद खुद ही करनी थी। इनको आइडिया हो गया था कि अगर हम घर बैठे रहे तो हमें वो एक-एक करके मार देगा। अब इन तीनों ने प्लान बनाया कि हमें घर से बाहर भागना होगा। पुलिस की गाड़ी है ना, हम उसमें जा सकते हैं। और जैसे ही लोग घर से बाहर निकलते हैं भागने के लिए, इनको आइडिया हो जाता है कि पुलिस की गाड़ी से पहले ही इनके ऊपर जेसन ने अटैक कर दिया और इनको यहाँ से भागना था। एक दोस्त कहीं निकल जाता है और 2 दोस्त कहीं और, क्योंकि ये लोग पैनिक की सिचुएशन में होते हैं और इसलिए यहाँ से भाग रहे होते हैं। एक दोस्त को गाड़ी रुकी हुई नज़र आती है और वो उस गाड़ी में बैठने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि शायद ये जेसन की गाड़ी ना हो, लेकिन गलती से ऐसे हुआ। असल में जेसन तो उसके पीछे खड़ा होता है और वो बहुत बुरी तरीके से उसको मार के उसी गाड़ी के ऊपर फेंक देता है और वो गाड़ी वाला वहाँ से भाग जाता है जेसन के खौफ से।
अब जेसन के पास सिर्फ 2 शिकार बचे थे, जिसको उन्होंने मारना था। वो यहाँ से किसी को जाने नहीं दे सकता था और ये दोनों अपनी जान बचाते हुए वापस से क्रिस्टल लेक कैंप की तरफ पहुँच गए थे। इनको लगा कि यहाँ पर जाएँगे शायद कोई फ़ोन वगैरह मिल जाए या कोई मदद मिल जाए और जैसे इस कैंप के अंदर वापस आते हैं, जो कि जेसन का घर था, वो उसी घर में पहुँच गए थे जहाँ पर जेसन था और नीचे उसकी बहन बंद थी। यहाँ पर उनको आइडिया हो गया था और उसकी बहन भी नीचे से चिल्लाने लगती है कि मेरी मदद करो और उनको आइडिया हो गया कि नीचे कोई है। वो जगह खोलते हैं जो कि नीचे जाने के लिए रास्ता था बेसमेंट का और यहाँ से नीचे जाने लगते हैं क्योंकि इनको आइडिया हो गया कि नीचे कोई है जिसकी हमें मदद करनी होगी। और जैसे ही वो लड़का वहाँ पे पहुँचता है, वो अपनी बहन को सामने देखकर बहुत खुश होता है। उसको आइडिया ही नहीं था कि उसकी बहन ज़िंदा है, लेकिन उसने अपनी होप नहीं छोड़ी और यहाँ वो अपनी बहन को बचाता है। उसके हाथ खुलवाता है और उसको यहाँ से लेके भागने लगता है और वहाँ पे जेसन पहुँच जाता है। जेसन इतने आराम से उस लड़की को जाने नहीं देने वाला था, लेकिन उसका भाई भी अपनी बहन को बचाने के लिए पूरी कोशिश में लगा होता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। इनको कुछ आइडिया नहीं था कि कौन सा एंड कहाँ पर जाएगा। कुछ डेड एंड भी मिलते हैं इनको, लेकिन इनको वहाँ से भागना था। उस बेसमेंट में वो रास्ता तलाश करते हैं ताकि वो ऊपर जाके भाग सके यहाँ से और एक रास्ता इनको मिल जाता है। जैसे ही वो उस रास्ते पे चलने लगते हैं, वहाँ पे वो आखिरी लड़की को भी मार देता है जो उसी ग्रुप का हिस्सा थी। अब ये सिर्फ दोनों बहन-भाई बचे थे जिनको यहाँ से निकलना था। गलती से वहाँ आग लग जाती है और यहाँ जेसन को और गुस्सा आ जाता है क्योंकि इसका घर तबाह हो रहा था। अब वो दोनों यहाँ से निकलते हैं, लेकिन एक लड़की को वो दोबारा से नीचे खींच लेता है और उसके भाई को ज़ख्मी कर देता है। अब उसकी बहन को भी गुस्सा आ गया था। वो उसके ऊपर भी अटैक करती है छुप के और जेसन को ज़ख्मी कर देती है और जेसन जैसे ही वहाँ नीचे गिरता है, वो अपने भाई को लेके वहाँ से भाग जाती है और ये इसकी बेसमेंट से निकल के बाहर जंगल की तरफ निकल जाते हैं ताकि जाके कोई मदद ढूँढ सकें या कोई गाड़ी में जाके बैठ सकें। अब जैसे ही लोग भागते हैं, उसी गैराज में पहुँचते हैं जहाँ जेसन पहले जाके उस लड़के को मार चुका था। लेकिन यहाँ पर ये कुछ हथियार ढूँढना चाह रहे थे जिससे वो जेसन का मुकाबला कर सके। वो अपनी बहन को छुपा कर यहाँ पर कोई हथियार ढूँढने लगता है ताकि जेसन आए तो वो उसका मुकाबला करे, लेकिन जेसन उसके ऊपर पीछे से अटैक कर देता है और उसको टाइम ही नहीं मिलता खुद को बचाने का और उसको उठा-उठा के पटक के इधर-उधर मारता है। लेकिन अब वो दोनों बहन-भाई के पास और कोई रास्ता नहीं था उससे मुकाबला करने के अलावा। वो दोनों एक-दूसरे का मुकाबला करते हैं। बहन अपने भाई को बचाने के लिए बाहर निकल आती है और वो उसकी गर्दन पे एक चेन बाँध देती है। पहले तो वो उसको काम करती है कि देखो जेसन, मेरे पास तुम्हारी माँ का लॉकेट है और जैसे ही जेसन का ध्यान उसकी तरफ आता है, पीछे से उसका भाई जेसन की गर्दन में चेन डाल देता है, जो कि मशीन के साथ अटैच कर देता है, ताकि इसको गला दब जाए और यहाँ पे मर जाए और हमारी जान इससे छूट जाए। और ऐसा ही होता है, जैसा वो कर रहे थे, वो सही कर रहे थे और जेसन की गर्दन वाक़ई अड़ जाती है और वो बहुत बुरी तरीके से तड़पने लगता है और इन दोनों को भागने का वहाँ से मौका मिल रहा था। लेकिन इतने में ही जेसन को मारे बगैर वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो दोबारा भी किसी के साथ ऐसा करे और उसी की स्वॉर्ड उसी के सीने में डाल देती है, जिससे उनको कन्फर्म हो गया था कि अब तो वो मर चुका होगा। और अब इन दोनों ने सुकून का साँस लिया उसको मारने के बाद, क्योंकि एक बड़े-बड़े कातिल को उन्होंने मारा था, जिसने उनके दोस्तों को मार दिया था। अब यहाँ एक तूफ़ान मचा हुआ था खामोशी का, मतलब सब लोग मर चुके थे, कोई भी नहीं बचा था। अब ये दोनों उसकी डेड बॉडी को क्रिस्टल लेक साइड पे ले आते हैं। इनको था कि हम इसको लेक में फेंक देंगे ताकि ये हमेशा-हमेशा के लिए सबकी ज़िंदगी से निकल जाए। और जैसे ही वो उसको पानी में डालते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं, इतने में ही हम देखते हैं कि जेसन दोबारा से ज़िंदा हो जाता है, क्योंकि वो कोई बहुत ही अजीबो-गरीब बला बन चुका था। वो ज़िंदा होके दोबारा इन पे अटैक कर देता है। द एंड।